बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 18 कंप्लीट करने के बाद आप जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और उसकी स्टेटमेंट है ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई देन वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपकी अपनी बॉडी ही हो, वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करती रहती है और आपके सराउंडिंग में भी जो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स एनर्जी रेडिएट करते हैं तो फिर हमें ये ऑब्जेक्ट्स अंधेरे में नजर क्यों नहीं आते। इसका सिंपल सा आंसर है कि चाहे ह्यूमन बॉडी हो या दूसरे ऑब्जेक्ट्स हों, जब वो एनर्जी रेडिएट करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं इन इंफ्रारेड रेडिएशंस, या आप ये कहेंगे कि जो उनका रीजन है रेडिएशंस का वो आपके स्पेक्ट्रम का इंफ्रारेड रीजन है। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इंफ्रारेड रीजन की जो रेडिएशंस हैं वो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल हैं, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम में से सिर्फ एक ही पोर्शन है जिसे देख सकते हैं और वो है विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो अगर आप इसमें पॉइंट्स में आंसर लिखें तो आप कहेंगे द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव ओनली टू विजिबल लाइट ऑफ द रेंज 400 to 700 nanometer. All objects radiate energy and these radiations are infrared radiations which are not visible for us. क्योंकि ये रेडिएशंस हम देख नहीं सकते, इसलिए चाहे ये ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही हैं लेकिन हमें ये नजर नहीं आएंगी। सो ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट्स भी नजर नहीं आएंगे। ये था आज का 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब है 7th शॉर्ट क्वेश्चन जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। पूछा गया इफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर वन मेटल कैन यू कंक्लूड दैट द इफेक्ट विल आल्सो बी ऑब्जर्व फॉर अनदर मेटल अंडर द सेम कंडीशंस। आपने जब टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी मेटल सरफेस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो उस लाइट में मौजूद फोटॉन्स उस मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकलकर एक करंट जनरेट करते हैं। और वहां आपने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरी थी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और हर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो अगर मेटल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब मेटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट होगी। सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक लाइट किसी एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रही है और आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेम लाइट सेम कंडीशंस में किसी और मेटल के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट कर सकती है। सो इसमें आपसे यही पूछा गया तो आप आंसर देंगे नो। व्हाई? बिकॉज ईच मेटल हैज इट्स ओन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन इज द minimum energy required to emit the electrons from metal surface। और वर्क फंक्शन की आपने इक्वेशन पढ़ी कि वर्क फंक्शन होता है hc/λ। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। सो hc का फैक्टर एक कांस्टेंट फैक्टर है। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वर्क फंक्शन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आप सिंपली ये कह लें कि वर्क फंक्शन सिंपली इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सो हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। सो इसका मतलब अगर वर्क फंक्शन डिफरेंट है तो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की वैल्यू भी हर मेटल के लिए डिफरेंट होगी। सो रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट मेटल्स। एक ही लाइट 2 डिफरेंट मेटल्स पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट नहीं करवा सकती। सो ये थे आज का 6th और 7th शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट।
आपसे पूछा गया कि एक पार्टिकल जिसके मास की कोई वैल्यू है, यानी उसके रेस्ट मास की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या ये पॉसिबल है कि आप इस ऑब्जेक्ट को जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करता है इस स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवा सकें? तो इसका आंसर है नो। रीजन ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करता है, या सिंपली आप कहें कि वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसके मास की वैल्यू है, अगर आप उसे मूव करें विद स्पीड ऑफ लाइट या मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो होगा क्या? आपने एक रिलेटिविस्टिक मास की इक्वेशन पढ़ी थी इन आइंस्टाइन थ्योरी टॉपिक, जो कि थी m इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इसमें m0 था रेस्ट मास और m है रिलेटिविस्टिक मास, यानी जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर उसके मास की वैल्यू यानी इनर्शिया की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका ऑब्जेक्ट जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। इसमें ये जो v है दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब आप v को रिप्लेस कर देंगे c से, तो आपके पास यहाँ आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है? 1 माइनस 1 ऑब्वियसली क्या होता है जी? 1 माइनस 1 होता है 0। सो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, और आप जानते हैं जब भी आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो वो आपको इन्फिनिटी के इक्वल मिलती है। सो यहाँ क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास था जब वो मूव करने लगा विद स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके इनर्शिया या मास की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिट हो गई। अगर इन्फिनिट मास हो गया है तो अब इसे मूव करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट एनर्जी देकर एक्सेलरेट करवाना पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट हैविंग रेस्ट मास टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? इफ दिस इज पॉसिबल then mass of the object becomes infinity। कैसे? या आपने इस इक्वेशन से बता दिया कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो mass उसका infinity हो जाएगा। And for infinite mass, infinite energy will be required to move it to speed of light, and to provide infinite energy is not possible। फाइनली आप यही कंक्लूड करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो उसे स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाना पॉसिबल नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, यूज फोटोन मॉडल टू एक्सप्लेन व्हाई द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हार्मफुल टू योर स्किन व्हाइल विजिबल लाइट इज नॉट। डियर स्टूडेंट, आपने जब क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि लाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, जिन्हें आपने कहा था कि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन है तो हर फोटोन की जो एनर्जी थी वो आपने इस इक्वेशन से पढ़ी थी, E इक्वल्स टू hf। h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट, f था फ्रीक्वेंसी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप जानते हैं कि अगर आप स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कैरिंग लाइट है, या अल्ट्रावायलेट लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और जब एक हाई एनर्जी फोटोन आपकी स्किन के ऊपर फॉल करेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डैमेज कॉज करेगा। जबकि विजिबल लाइट की एनर्जी बहुत ही कम होती है, क्योंकि विजिबल लाइट के फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जब एक लो एनर्जी फोटोन या लो एनर्जी विजिबल लाइट आपकी स्किन पर फॉल करती है तो आपको उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट फील नहीं होता। अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनका स्किन पर जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
Quantum theory says light consists of photons. Energy of photon is E is equal to hf. Ultraviolet light has greater frequency, so it has higher energy, क्योंकि energy और frequency directly proportional हैं. और किसके comparatively हम बात कर रहे हैं? As compared to visible light, and due to high energy, ultraviolet radiations are harmful for skin. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. इसमें आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई द इनहेलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्रिएट्स अ पेयर ऑफ फोटोन रादर देन अ सिंगल फोटोन. इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है ये पेयर प्रोडक्शन के रिवर्स प्रोसेस जो कि था इनहेलेशन ऑफ मैटर, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ऑपोजिट मूव करते हुए आपस में इनहेलेट करते हैं तो दो गैमा रे फोटॉन्स बनते हैं. अब आपसे पूछा गया कि दो क्यों बने? एक अगर बनता तो क्या ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं था? यस, अगर एक गैमा रे फोटोन बनता तो ये वायलेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. और आप जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल तब होता है जब उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तीनों वैलिड हों. अगर कोई एक लॉ भी वायलेट होता है तो फिर वो प्रोसेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. इसमें आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों ऑब्वियसली मोमेंटम mv जो कि अगर इसका डाउनवर्ड है तो इसका अपवर्ड होगा, दोनों ऑपोजिट मोमेंटम कैरी करते हुए जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो गैमा रे फोटोन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जनरेट होते हैं. इन गैमा रे फोटॉन्स के ऑपोजिट होने की वजह से अगेन जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका राइट साइड पर है मोमेंटम तो इसका लेफ्ट पर होगा. तो एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव अमाउंट में ये इक्वल होते हैं. सो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम क्या करता है? फाइनल मोमेंटम को भी जीरो कर देता है. इनिशियल मोमेंटम भी क्या था? जीरो. और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोटोन मूव करता है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाता है? जीरो. सो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है. सो आप कहेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और अगर एक सिंगल फोटोन होता तो इन केस ऑफ सिंगल फोटोन लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वायलेटेड. सो अगर वायलेट होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो फिर इनहेलेशन ऑफ मैटर वाला प्रोसेस आपके लिए एक्सेप्टेबल ना होता. सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करेंगे. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज.